नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.5% का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद रेपो रेट 4.9% से बढ़कर 5.4% हो गई है। आरबीआई के इस फैसले के बाद होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाएगा और आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। इस बढ़ोतरी के बाद ब्याज दरें अगस्त 2019 के लेवल पर पहुंच गई हैं। ब्याज दरों पर फैसले के लिए 3 अगस्त से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चल रही थी। दरअसल आरबीआई के पास रेपो रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। रेपो रेट ज्यादा होगा तो बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा। बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देंगे। इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होगा, जिससे डिमांड में कमी आएगी और महंगाई घटेगी। इसी तरह जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आरबीआई रेपो रेट कम करता है। इससे बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ती दर पर लोन मिलता है। इसे कहते हैं कोड़ में खाज। सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग पहले से ही बदहाल, ऊपर से भारी बारिश। श्रीगंगानगर के जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों के हालात ऐसे ही हैं। इन स्कूलों के लिए बारिश आफत बनकर आती है। इस बार तो जिले में रिकॉर्ड बारिश हुई है। नतीजा, श्रीगंगानगर के 20% सरकारी स्कूलों के भवन जर्जर हालत में पहुंच गए हैं। यही वजह है कि हादसे की आशंका को देखते हुए बच्चों को लॉन या हॉल या फिर खुले में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। श्रीगंगानगर से लगती हुई 2E छोटी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सहित कई प्राथमिक सरकारी स्कूल के भवनों की हालत जर्जर हो चुकी है और वो कभी भी धराशायी हो सकते हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग की लापरवाही पर आक्रोश जताया और कहा कि जल्द ही सरकार को जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत करानी चाहिए ताकि किसी भी तरह के हादसे को टाला जा सके। सिरोही स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन के लिए राज्य सरकार से कई बार अव्वल रहने के लिए सम्मानित हो चुका है, लेकिन वैक्सीनेशन के ये आंकड़े जमीनी स्तर पर कुछ और ही बयां करते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि कई लोगों को बिना वैक्सीन लगे ही वैक्सीनेशन के मैसेज आ रहे हैं। वार्ड नंबर 27 की रहने वाली कंचन देवी के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिन्हें अभी तक दूसरी वैक्सीन नहीं लगी है, लेकिन वैक्सीनेशन का मैसेज जरूर आ गया। इससे ये बात साफ हो रही है कि आंकड़ों और हकीकत में कोई मेल नहीं है। सिरोही स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ से इन आंकड़ों के बारे में जानना चाहा तो सीएमएचओ ने फिर से वैक्सीन करवाने का हवाला दे दिया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अब इन फर्जी आंकड़ों पर बोलने से कतरा रहे हैं। लगातार हो रहे इस फर्जी आंकड़ों से कोविड फिर से सिरोही में पैर पसार रहा है। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग के लोग ऑफिस में बैठकर इन फर्जी आंकड़ों से सरकार को गुमराह कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कंचन देवी जैसे कई लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं होने के बाद भी वैक्सीन लगाने के मैसेज मोबाइल पर आ रहे हैं। राजस्थान में दिन ब दिन बढ़ रहे कोरोना के केस फिर डराने लगे हैं। प्रदेश सरकार की गाइडलाइन पालना करवाने में चिकित्सा विभाग के दावे अस्पतालों में ही दम तोड़ रहे हैं। सिरोही अस्पताल की तस्वीरें तो इस बात को पूरी तरह से साबित कर रही हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान सिरोही में कई लोगों ने अपने जान खो दी है। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही और जिस विभाग पर लोगों से गाइडलाइंस पालन करवाने की जिम्मेदारी है वो तो पूरी तरह बेपरवाह है। पिछले 2 दिनों से सिरोही में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। बावजूद इसके सिरोही के सरकारी अस्पताल में गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं। यहाँ आने वाले मरीज या उनके परिजन किसी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहा। इतना ही नहीं, अस्पताल के कर्मचारी भी गाइडलाइंस की अनदेखी करते नजर आ रहे हैं। जो मौसमी बीमारियों का है उसको लेके मेडिकल डिपार्टमेंट बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। सभी डॉक्टर्स और सभी स्टाफ को हेडक्वार्टर पे कंप्लीटली रहने के लिए
बाउंड कर दिया है, किसी प्रकार की किसी को छुट्टी नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा मौसमी बीमारियों को लेके जो एंटी लार्वल एक्टिविटी है वो लगातार करवाई जा रही है, और जो वाटर सोर्सेज है जहाँ से पानी पीते हैं उनकी भी सैंपलिंग करा रहे हैं, ब्लड स्लाइड भी करा रहे हैं, और डोर टू डोर सर्वे भी आशा और एएनएम के द्वारा करवाया जा रहा है। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने को लेकर पूरे देश में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। 75 साल पूरे होने पर इसे आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और सबसे खास बात ये कि गर्व भरे इस अवसर पर केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा फहराने का अभियान भी चला दिया है। जैसलमेर में भी हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत स्वर्ण नगरी के करीब 1 लाख घरों पर 13 से 15 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज फहराने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इन 3 दिनों में ध्वजारोहण के लिए केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता में भी बदलाव कर दिया है, जिसके बाद अब सूर्यास्त के बाद भी घर या किसी भी भवन पर तिरंगा फहराया जा सकता है, ताकि इन 3 दिनों में राष्ट्रीय ध्वज को उतारना ना पड़े। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता भी आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हर घर पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया जा रहा है। सरकारी उपक्रमों ने भी सभी अधिकारियों कर्मचारियों को इस अभियान से जोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर देश में उत्साह चरम पर है। इस मौके पर केंद्र के हर घर तिरंगा अभियान में देश के सुरक्षा बल भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस अभियान के तहत परमाणु नगरी पोखरण में बीएसएफ 87वीं बटालियन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली शहर के रेड फोर्ट से रवाना हुई और गांधी चौक, फोर्ट रोड, सुभाष चौक, स्टेशन रोड, जय नारायण व्यास सर्कल, अंबेडकर सर्कल से होते हुए गुरुद्वारा पहुंची। इस दौरान रैली का जगह जगह फूल बरसाकर शहरवासियों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान बीएसएफ के जवानों ने राष्ट्रीय स्मारकों पर तिरंगा फहराया और शहर में लोगों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वितरित किया। बटालियन के कमांडेंट रणवीर सिंह ने बताया कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत आगामी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं साल पूरा देश मना रहा है। परमाणु नगरी पोखरण में भी हर घर झंडा के रूप में ये यात्रा निकाली है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान ने लोगों का उत्साह दुगना कर दिया है। इस अभियान को रफ्तार देने के लिए पूरे देश में रैलियों का आयोजन भी किया जा रहा है। सरहदी बाड़मेर की सड़कों पर अनूठा नजारा देखने को मिला, जहां एक साथ सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी विजयी विश्व तिरंगा अपने हाथों में थामे कदम ताल करते नजर आए। दरअसल हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पुलिस विभाग की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। एसपी दीपक भार्गव की अगुवाई में बाड़मेर पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों ने तिरंगे की आन बान शान बनाए रखने की शपथ ली और उसके बाद तिरंगा यात्रा शुरू हुई, जो पुलिस लाइन से विवेकानंद सर्कल, अहिंसा सर्कल होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी। इस तिरंगा यात्रा का लोगों ने जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया। अपनी 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है कि 75वीं वर्षगांठ अपनी आज़ादी की बन रही है और ये एक एम लेके चला जा रहा है कि हर घर में तिरंगा लहराए। किसी ढलान वाली जगह से गाड़ियां अक्सर नीचे की तरफ आती हैं। ये एक सामान्य बात है, लेकिन चढ़ाई के रास्ते पर जब अपने आप ही गाड़ियां ऊपर की ओर चढ़ने लगे तो हैरानी की बात है। झुंझुनू के भोपालगढ़ की तरफ जाने वाला रास्ता ऐसा ही रहस्य से भरा है, जहां कोई भी गाड़ी खड़ी करते ही अपने आप पहाड़ी की तरफ जाने वाले चढ़ाई के रास्ते की तरफ चलने लगती है। सारे माजरे के पीछे बताया जा रहा है कि पहाड़ी में चुंबकीय शक्ति है। हालांकि विशेषज्ञों की जांच पड़ताल के बाद ही ये तय हो पाएगा, लेकिन फिलहाल ये रास्ता और इस पर गाड़ियों का अपने आप चलना चर्चा का विषय बना है। ये खबर क्षेत्र में फैलने पर कस्बेवासी मौके पर वाहन लेकर पहुंचने लगे। जानकारी के अनुसार रास्ते में साई मंदिर से थोड़ा आगे एक रपटे के पास मैग्नेटिक पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर बंद गाड़ी नीचे की तरफ जाने की बजाय ऊपर की तरफ जाती है।
कस्बे के विजय कुमार सैनी ने बताया कि वो गुरुवार की देर शाम को भोपालगढ़ जा रहे थे। बरसात का नजारा होने के कारण रपटे के पास गाड़ी को खड़ी करके सेल्फी खींचने लगे। तभी देखते हैं कि गाड़ी अपने आप वापस चढ़ाई की तरफ चढ़ रही है। प्रदेश में आने वाले दिनों में भी मॉनसून के पूरी तरह सक्रिय रहने के आसार हैं। दरअसल राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके अलावा मॉनसून ट्रफ लाइन भी अपनी सामान्य स्थिति में है। इसके चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 7 अगस्त के आसपास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर, कोटा, जोधपुर और अजमेर संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश और कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। जान को जोखिम में डालकर नदी पार करने की तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक जिले की हैं, जहां दमन नदी पर पुल नहीं बने होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालत ये है कि देवलचा पाड़ा गांव के बच्चों को ही तैर कर स्कूल जाना पड़ता है या फिर छोटे बच्चों को कंधे पर बैठाकर ले जाना पड़ता है। कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो इस डर से बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। बारिश के दिनों में उस वक्त समस्या और भी गंभीर हो जाती है जब सूखी नदी का पानी इसमें छोड़ा जाता है। इससे नदी में बाढ़ आ जाती है। ऐसे में महीनों तक बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जिससे उनकी पढ़ाई काफी प्रभावित होती है। यहाँ के रहने वाले लोग सालों से इसी तरह का जीवन जीने को मजबूर हैं। यहाँ पर ना तो कोई सड़क है और ना ही पुल। इस वजह से बच्चों का स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गांव के लोग बताते हैं कि हर चुनाव में प्रत्याशी यहाँ पर आते हैं। हम लोग उनसे नदी पर पुल बनाने की मांग रखते हैं। गुहार लगाते लगाते कई साल बीत गए, लेकिन पुल नहीं बन सका। भारी बारिश और बाढ़ से देश के कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। बारिश के कारण नदियों में उफान से कई गांवों का मुख्य इलाकों से संपर्क कट गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण रास्ते बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। कहीं कहीं तो बच्चे स्कूल जाने के लिए मौत से दो हाथ करते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से भी स्कूली बच्चों के संघर्ष की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें डोडीताल मोटर मार्ग पर 80 गंगा घाट की हैं, जहां नौगांव केलसू के स्कूली बच्चों की मुसीबतों का सामना कर स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। छात्र छात्राएं सड़क पर पुल न होने की वजह से नदी के तेज बहाव में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ जाने से ऐसे हालात बड़े हादसों को न्योता दे रहे हैं। पूरी घाटी में हालात खराब हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा की व्यवस्था आज तक नहीं की गई। ग्रामीण लंबे समय से पुल की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के 7 मील के पास पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण रास्ता बंद हो गया है। पहाड़ी से मलबा गिरने का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मंजर कितना डरावना है। सुबह सुबह हुई पत्थरों की बारिश से नेशनल हाईवे पर यातायात पूरी तरह से बंद हो गया, जिसके बाद दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जिसके बाद जिला प्रशासन ने चंडीगढ़ से कुल्लू मनाली की तरफ जाने वाले छोटे वाहनों को वाया कटौला भेजना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कुल्लू मनाली से आ रहे छोटे वाहनों को पंडोह से वाया गोहर चैल चौक भेजा जा रहा है। एएसपी मंडी आशीष शर्मा ने बताया कि मलबा हटाने का कार्य जारी है, लेकिन पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है, जिसके चलते सड़क बहाली में दिक्कतें सामने आ रही हैं। बता दें कि यहाँ पर 4 लेन निर्माण के लिए पहाड़ों की कटिंग का कार्य चल रहा है, जिस कारण आए दिन पहाड़ी से मलबा गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। मॉनसून के दौरान हो रही जोरदार बारिश ने देश के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है।
मैदान से लेकर पहाड़ों तक भारी बारिश से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं इस तबाही काल में राहत बचाव दल देवदूत बने हुए हैं। ऐसी ही एक तस्वीर उत्तराखंड से आई है, जहां एसडीआरएफ के जवानों ने एक बीमार को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। मामला चमोली जिले के बद्रीनाथ एनएच के लामबगड़ के पास का है, जहां भारत के अंतिम गांव माना से लोग एक मरीज को 108 नंबर एम्बुलेंस की मदद से जोशी मठला रहे थे, लेकिन लामबगड़ के पास रास्ता बंद होने के कारण एम्बुलेंस नाला पार नहीं कर पाई। इधर मरीज की हालत बिगड़ती जा रही थी, तभी मौके पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम ने मरीज को एम्बुलेंस से उतारकर नाला पार कराया और फिर जोशीमठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया। बताया जा रहा है कि माना गांव के रहने वाले गब्बर सिंह बड़वाल को अचानक माइनर अटैक आ गया था। बिहार के सिवान में रेलवे आए दिन अजीबोगरीब कारनामे से चर्चा में बना रहता है। ताजा मामला सिवान मशरक रेलखंड के महाराजगंज के रगड़गंज का है, जहां रेलवे फाटक उठाने और गिराने के लिए कोई कर्मचारी मौजूद नहीं रहता है। ऐसे में ट्रेन में सवार कर्मचारी ही ट्रेन से उतरकर फाटक गिराते हैं और फाटक उठाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सिवान मशरक रेलखंड पर चलने वाली मशरक महाराजगंज थावे अनारक्षित ट्रेन के इंजन में सवार एक कर्मचारी रेलवे फाटक से थोड़ी दूर पर ट्रेन से उतरता है, फिर रेलवे फाटक को धीरे धीरे बंद करता है। उसके बाद ट्रेन के पायलट को इशारा करता है और ट्रेन में सवार हो जाता है। ट्रेन चालू होकर कुछ दूरी पर जाकर फिर रुक जाती है। इसके बाद वो कर्मी वापस ट्रेन से उतरता है और रेलवे फाटक को खोलता है। इसके बाद फिर ट्रेन में सवार होकर अगले स्टेशन के लिए रवाना हो जाता है। इंसानों के पास सर्दी, गर्मी या बारिश की मार से बचने के लिए घर और उसमें तमाम तरह की सुविधाएं होती हैं। बात पक्षियों की करें तो उनके लिए पेड़ और उन पर बने घोंसले उन्हें सुरक्षित रखते हैं, लेकिन पेड़ों की लगातार कटाई के कारण पक्षियों का आश्रय छिनता जा रहा है। परिंदों की तकलीफ देख गुजरात के राजकोट के सांढली गांव के भगवान जी भाई रूपापारा ने अपने गांव में 2500 मिट्टी के मटकों से पक्षियों का घर बनाया है, जिसमें 5 स्टार की भी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। पक्षियों का यह घर 140 फीट लंबा, 70 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा है। इसमें तकरीबन 2500 छोटे बड़े मिट्टी के मटकों को इस तरह फिट किया गया है कि हर तरह के पक्षी इसमें अपना घर बनाकर रह सके। इसे बनाने के लिए 20 लाख रुपए खर्च किए। भगवान जी भाई पक्षी प्रेमी होने के साथ भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। यही कारण है कि उन्होंने पक्षियों के आशियाने को शिवलिंग के आकार का बनाया है। इसे उन्होंने खुद ही डिजाइन किया है। कहते हैं न कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। हरियाणा के एक ऐसे होनहार छात्र ने अपनी प्रतिभा की चमक अभी से ही बिखेरनी शुरू कर दी है। जी हाँ, झज्जर के रहने वाले 12 साल के कार्तिकेय ने लर्निंग ऐप डेवलप किया है और दुनिया के सबसे कम उम्र के ऐप डेवलपर के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। छात्र हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन बीएससी की पढ़ाई भी कर रहा है। ऐप विकसित करने वाले छात्र कार्तिकेय ने कहा कि उन्होंने बीएससी के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराया, जिसके बाद टेस्ट दिया और सिलेक्ट हो गए। ये लर्निंग ऐप उन गरीब बच्चों के लिए निशुल्क है जो आर्थिक कमजोरी की वजह से ना तो अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और ना ही कोई कोचिंग ले सकते हैं। इस संदर्भ में झज्जर के डीसी शक्ति सिंह ने कहा कि हम ऐसे मेधावी बच्चों की हर संभव मदद करेंगे। हम उसकी पढ़ाई में बाधा डाले बिना प्रशासनिक कार्यों में भी उससे मदद लेंगे। उससे बाकी के बच्चों को भी मिलवाएंगे ताकि उन्हें प्रेरणा मिल सके। टिहरी में ग्रामीण महिलाओं ने गोबर और स्थानीय जड़ी बूटी को अपनी आजीविका का जरिया बना लिया है। महिलाएं गोबर और जड़ी बूटी से धूप, अगरबत्ती और हवन सामग्री बना रही हैं, जिसकी मांग उत्तराखंड के धामो मंदिर से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी आनी शुरू हो गई हैं। स्वरोजगार से जुड़कर जहां महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, वहीं चिप्स, टॉफी, प्लास्टिक रैपर के जरिए टोकरियां बनाकर स्वच्छ भारत अभियान में भी अपना योगदान दे रही हैं। टिहरी जिले के
रानी चौरी क्षेत्र में युवा उद्यमी संजय बहुगुणा और उनकी पत्नी सुषमा बहुगुणा ने 1 साल पहले स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए गाय के गोबर से धूप, अगरबत्ती और हवन सामग्री बनाने का प्रशिक्षण दिया, जिसमें स्थानीय जड़ी बूटी कुरेज, जहामासी, नीम की पत्तियों के जरिए धूप, अगरबत्ती और वाहन सामग्री बनाना शुरू किया गया और धीरे धीरे उनकी इस पहल से आसपास के क्षेत्र की दूसरी महिलाएं भी जुड़ती गईं। आज करीब 2.5 दर्जन से ज्यादा महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ गई हैं और आराधना धूप अगरबत्ती के नाम से मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। मौका है अष्टमी पूजन का। सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के मंदिर में पहुंचे और देवी के दर्शन के साथ साथ हवन यज्ञ कर माता से सुख शांति का आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने मंदिर में झूले भी डाले। गुरुवार की रात से ही मंदिर में श्रद्धालु का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था और माता के जयकारों से पूरा इलाका गूंज रहा था। वहीं सुबह की आरती मंत्रोच्चारण के साथ माता का दरबार खोलकर किया गया और श्रद्धालुओं को कतार में लगाकर माता जी के दर्शनों के लिए भेजा गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। श्रद्धालुओं ने माता जी के दरबार में प्राचीन हवन कुंड में आहुति डाली और अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। बड़ी बड़ी दूर से पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, हर एक जगह से दिल्ली लोग आते हैं, माता जी का पूजन करते हैं और बहुत प्रसन्न होकर कर जाते हैं माता जी के दरबार में।